किया जाएगा ताकि इसकी जांच की जा सके कि किस सूबे की पॉपुलेशन को, किस जगह की पॉपुलेशन को, किस शहर की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है। इनको इख्तिदार मिले हुए 2.5 साल हो गए, इन्होंने कभी भी ऑडिट कराने की कोई कोशिश नहीं की, कोई अटेम्प्ट नहीं की। और जो पिछला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास था उसके अंदर इन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेते हुए सीसीआई के शुरका को बताया कि जी वफाकी काबीना ने एक काबीना की कमेटी तश्कील दी है इस हवाले से, जो कि अपनी सिफारिशात इसके लिए पेश करेगी। सूबाई सिंध की तर्जुमानी करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने उस इजलास में सिंध का मुकदमा सीसीआई के सामने रखा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया, यूनानिमस फैसला हुआ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, कि वो जो काबीना की कमेटी है वो सूबों से मशावरत करके अपनी सिफारिश पेश करेगी। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मिनटेड है कि वो कमेटी सूबों से बात करके अपनी सिफारिशात पेश करेगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजाय इसके इमरान खान साहब अपने किए हुए इस कमिटमेंट को बहैसियत वज़ीर आज़म, अपने किए हुए इस फैसले को बहैसियत हेड ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मनवाते, उनने सूबों से मशावरत किए बगैर उस रिपोर्ट को काबीना के इजलास में मंजूर किया। पर पढ़ने पर बिलीव नहीं करते ये। और मैं जो आईन पाकिस्तान में दर्ज शिक है गैस के हवाले से, मैं उसको भी पढ़ दूं ताकि पाकिस्तान की आवाम के सामने ये चीज़ क्लियर हो कि किस तरीके से ये नाअहल हुकूमत ज्यादती कर रही है। आइन का आर्टिकल 158 है आइन पाकिस्तान का। इसकी हेडिंग है प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल गैस। द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड शैल हैव प्रेसिडेंस, शैल हैव प्रेसिडेंस उर्दू में कहते हैं फौकियत, तरजीह ओवर अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द वेल हेड सब्जेक्ट टू कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑन द कमेंसिंग डे। ये आईन पाकिस्तान में चीज़ दर्ज है। ये मामला अदालत में गया और सिंध हाई कोर्ट ने 13 जनवरी 2011 को ये फैसला किया, वी डायरेक्ट द फेडरल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध to adhere to the provisions of Article 158 of the Constitution। ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। आइन भी मैंने आपको बता दिया और सिंध हाई कोर्ट का मैंने आपको फैसला भी बता दिया। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आईनी शिक होने के बावजूद, अदालती फैसले के बावजूद सूबाए सिंध, जो कि पाकिस्तान की 68% गैस प्रोड्यूस करता है, उसके घर में लोगों को चूल्हे में गैस नहीं मिल रही, उनके गीज़र नहीं चल रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्टर्स को गैस नहीं मिल रही और सनतें कल तक इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सूबाई सिंध की जो सनतें थीं कराची में, हैदराबाद में, जामशोरों में, खैरपुर, सखर, लाड़काना में, उनमें गैस की बंदिश थी। अब इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं। पहली चीज़ तो ये कि हमारी ज़रूरियात को आइन के मुताबिक, अदालती फ़ैसले के मुताबिक फ़ौक़ियत हासिल है। आप हमें वो तरजीह देने में नाकाम रहे हैं। और आप, जब मैं कहता हूं आप हमें तरजीह देने में नाकाम रहे हैं, मैं समझता हूं आप पाकिस्तान को तरजीह देने में नाकाम रहे हैं।
और उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट हमारे इंडस्ट्रियल जोन से होती हैं। मेजर एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देती है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म बार बार ट्वीट करते हैं कि जी इतनी एक्सपोर्ट बढ़ गई, उसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो आपको सूबा सिंध के सनती जोन से, कराची, हैदराबाद, जामशोरो के जो सनती जोन्स हैं उनसे मिलती है। आपको सबसे ज़्यादा टैक्स इन सनती इलाकों से मिलता है। ये सनती इलाके सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान की आवाम को। और सिर्फ ये नहीं कि कराची की सनत में यहां के लोग हैं, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आप कोटरी के सनती जोन में चले जाएं, सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादती कर रहे हैं ये सारे पाकिस्तान के साथ, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। दूसरा एस्पेक्ट इसका कि वफाकी हुकूमत ने सनतकारों के साथ इंगेज किया और सनतकारों को इंगेज करके ये कमिट किया कि अगर आप महंगे दामों पर RLNG लेने को तैयार हैं तो हम कमिट करते हैं आपको कि कोई गैस की लोड शेडिंग आपके जोन्स में नहीं होगी। यानी कि आप अपनी सनतों को चला पाएंगे, यानी कि सनतें चलेंगी, लोगों का रोज़गार चलता रहेगा, टैक्स कलेक्शन चलती रहेगी, आपके एक्सपोर्ट के टारगेट्स मीट होते रहेंगे। ये कमिट वफाकी हुकूमत ने ये ऑफ़र की और सनतकारों ने वो महंगी गैस लेने पर आमादगी जाहिर की, अग्री किया। एक्सपोर्ट की खातिर, लोगों के रोज़गार की खातिर, टैक्स कलेक्शन की खातिर आपसे महंगी गैस लेने को तैयार हैं। खुदारा आप गैस प्रोवाइड तो कीजिए। लेकिन फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो कमिटमेंट करने के बाद 21 दिसंबर 2020 से लेके कल तक सूबा सिंध के सनती एरियाज के अंदर गैस बंद थी। ये ज्यादती आईनी एतबार से भी है, कानूनी एतबार से भी है, इखलाकी एतबार से भी है। आप आईनी हक नहीं देते हमको, हमारे लोगों को, हमारी सनतों को, हमारे मजदूरों को, लेकिन पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रोजगार की खातिर लोग अग्री करते हैं आपसे कि चले ठीक है आप महंगे दामों पे LNG RLNG हमको दे दें। आप वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते और फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान में तब्दीली लें। ये है वो तब्दीली। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं हम सनतों को प्रायोरिटी देते हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे? आपकी जिम्मेदारी है वजीर आजम साहब। आपको लोग आके पता नहीं कौन सी टोपी पहनाते हैं, आपके वुज़रा, आपके मुआवनीन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस डॉक्यूमेंट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्रेसिडेंस। आर्टिकल 158 इज कैटेगोरिकल। उसके बावजूद आप हक नहीं देते लोगों को। आप खुद मुआहिदा करते हैं, कमिट करते हैं, आपके 4-5 बड़े वुज़रा आके सनतकारों से मुआहिदा करते हैं, उसके बावजूद महंगे दामों पर भी आप RLNG देने में नाकाम रहते हैं। और मुझे दुख इसलिए होता है कि सूबा सिंध से, ये तो नहीं है कि सूबा सिंध की वफाकी हुकूमत में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वफाकी हुकूमत में सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के मेंबरान का वोट है जो PTI के हैं। GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो मेंबरान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट देके वज़ीर आज़म बनाया है।
वफाकी काबीना में गालिबन सूबाई सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 6 या 7 वफाकी वुज़रा हैं। वो क्यों सूबाई सिंध का मुकदमा नहीं लड़ते? वो क्यों वज़ीर आज़म से बात नहीं करते कि सूबाई सिंध की पॉपुलेशन अंडर रिपोर्ट हुई है? वो क्यों वज़ीर आज़म से बात नहीं करते कि एनएफसी की मद में जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे नहीं मिल रहे सूबों को? वो क्यों वज़ीर आज़म से बात नहीं करते कि हमारी सनतों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है, हमारे घरेलू सार्फिन को गैस की लोड शेडिंग का सामना है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं वैसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और मैं आज ये तमाम डॉक्यूमेंटेड बातें इसलिए कर रहा हूं कि खुदारा दे शुड पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। आईने पाकिस्तान को फॉलो करें, आईनी तकाज़ों को फॉलो करें, अपनी कमिटमेंट्स को इखलाकी एतबार से फॉलो करें। अगर आप कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते तो प्लीज़ वो ऐलानात ना करें, वो वादे ना करें। अगर एक्सपोर्ट सेक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टैक्स कलेक्शन यहां से होती है, तो जो हक है उनका उनको मिलना चाहिए। आप कैसे अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? आप कैसे उन आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो चैंपियंस की हुकूमत है, इनकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस पिछले दिनों आया हो गई जब सारे पाकिस्तान को इन्होंने तारीकी में धकेल दिया। मुआशी तारीकी तो थी इस मुल्क में, इखलाकी तारीकी तो थी इस मुल्क में, आइनी तारीकी तो थी इस मुल्क में, लेकिन जो लोगों के घरों में बिजली आ रही थी वो तक इन लोगों ने, इनकी नाअहली ने, इस ट्विटर की हुकूमत ने, इस फेसबुक की हुकूमत ने, सोशल मीडिया की हुकूमत ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने लोगों को तारीकी में धकेल दिया। और मैं देख रहा था कुछ इनके लोग कह रहे थे 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद बिजली बहाल करने के, कि जी हमने बिजली बहाल कर दी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद, चूंकि अच्छे काम तो कर नहीं सकते ये, पहले खुद सिचुएशन को ख़राब करते हैं जानबूझ के ये लोग, और फिर उस सिचुएशन को हल्का सा बेहतर करते हैं और कहते हैं देखो क्या वज़ीर आज़म है हमारा, क्या हुकूमत है हमारी। चीनी पे नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद शुगर माफिया की टांगें नहीं कांपी, पूरी पाकिस्तान की आवाम की टांगें कांप गई और शुगर की कीमतें सेंचुरी क्रॉस करके कहीं 105, कहीं 110, कहीं 115 रुपए तक पहुंची। लोगों ने कहा भाई कैसा वजीर आजम है, नोटिस लेता है कीमतें बढ़ जाती हैं। वो आते हैं लोग, इनके वुज़रा कहते हैं जी वजीर आजम ने सख्ती से नोटिस लिए और देखिए रिपोर्ट आ गई है। शहरी रिपोर्ट खाएंगे चीनी की जगह क्या? अपनी चाय में आप रिपोर्ट डालेंगे क्या? चीनी डालेंगे ना। चीनी तो आपने नापैद कर दी। फिर ऑपोजिशन की जमातों ने, आप मीडिया के दोस्तों ने प्रेशर एग्जर्ट किया तो थोड़ी इनमें शर्म शायद आई, तो उन्होंने अपनी एटीएम्स को बोला यार थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल करो भी, ज़रा हमें मुंह भी दिखाना है। तो फिर थोड़ी कीमतें कम हुई, 85 रुपये पे आई। चेंज करके पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम कर दें। ऑपोजिशन में बैठ के तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, 2.5 साल से ये लोग हुकूमत में हैं। इनकी थी पाकिस्तान तहरीक इक़्तिदार, इक़्तिदार मिल गया खान साहब को, अब इक़्तिदार में आके अपने वादों को पूरा तो करें। हर चीज़ में मैं देखता हूँ बेचारे शिबली फराज साहब आते हैं और वो आके कहते हैं जी माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। वो भाई 2.5 साल से आप लोग बैठे हुए हो, क्या काम आप लोगों ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा? कोई आपने इससे पहले वफाकी हुकूमत देखी है जो दिन में 8 से 9 वफाकी वुज़रा बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? इनका काम एक ही है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझे ही ना।
और ये चूँकि ख़ुद काम नहीं कर पाते, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो हर चीज़ का ये इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ इनको सेलेक्ट माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम डालने के लिए नहीं किया गया था, इनको सेलेक्ट शायद कुछ काम करने के लिए किया गया था। जहाँ तक आपने मुबैना करप्शन की बात की, मैं समझता हूँ उस मुबैना करप्शन का फैसला आना चाहिए, और जिस किसी ने भी आवाम के पैसे चोरी किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज इनके पास है इख्तिदार, वो तमाम चीज़ें इनको करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो अरबों खरबों का नुकसान, 700 अरब रुपए मैंने आपको बताया सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है एक साल में, जो तेल की कीमतें कम की और तेल किसी को नहीं मिला उस सस्ते दाम पे, किसने पैसे कमाए आपको पता होना चाहिए। चीनी का बहरान पैदा किया गया, किसने पैसे कमाए, कार्रवाई होनी, कार्रवाई हथकड़ी डालें जिस तरह दूसरों के ऊपर डालते हैं। गंदुम का बहरान है, कार्रवाई होनी चाहिए। अद्वियात का बहरान आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। गैस का बहरान इस वक्त चल रहा है, किसकी नाअहली है, किसकी इनकॉम्पिटेंस है? क्या आपको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, आपको सप्लाई को एडिक्वेट बनाने के लिए ऑर्डर्स प्लेस करने की ज़रूरत थी, किसकी नाअहली थी? किसी एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी इतना बड़ा बिजली का बहरान आ गया, पूरा मुल्क तारीकी में चला गया, कोई कार्रवाई हुई? बेचारे वो गुड्डू प्लांट के जो छोटे मुलाजमीन तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर ली। यह है मदीने की रियासत? करें ना कार्रवाई उन बड़े लोगों के खिलाफ। तो मैं तो कह रहा हूं जिसने करप्शन किया कार्रवाई करें, 100% कार्रवाई करें। और इस वक्त जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिन लोगों को वज़ीर आज़म ने खुद मुबैना करप्शन पे काबीना से निकाला है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दें। ये जो रोज़ चीनी गंदुम में अद्वियात में कीमतों में इजाफा होकर अरबों रुपए का टीका एक आम आदमी को लगता है, इसके खिलाफ ही कोई कार्रवाई कर लें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम को इल्ज़ामात से बाहर निकल के अब काम करने की तरफ थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। कुछ काम करेंगे तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस काम की होगी, इल्ज़ामात पे अब मैं समझता हूँ। अच्छा, 1 रुपये 6 पैसे बिजली की कीमतों में माशाल्लाह इन्होंने फिर इजाफा कर दिया है। 2012 में भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था, जब आपकी वफाकी हुकूमत थी, सदर आपके थे, वजीर आजम आपके थे, वफाकी वजीर तवानाई के जो थे वो भी आपके थे। इसी तरीके से मुल्क भर में ब्रेकडाउन हुआ था और 24 घंटे से जायद का वक्त लगा था बिजली दोबारा बहाल होने में। क्या वो जो टीम उस वक्त बैठी हुई थी वो भी नाअहल थी? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई गलती होती है तो नेचुरली वो गलती कोई ना कोई तो करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रियासतें वही सक्सेसफुल होती हैं जो कि अपनी गलतियों से सीखती हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या उस लोली किसी छोटे ग्रेड के अफसर की गलती से तमाम चीज़ें हुई हैं? आप फैसला कर लें कि आपको माजी में रहना है या आपको मुस्तकबिल का फैसला करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में सुहाने ख्वाब दिखा के उसने अपनी सिलेक्शन करवाई थी। तो ज़रा वो उन सुहाने ख्वाब जो उन्होंने किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा करने पर फोकस कर लें। मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने शायद गालिबन 2 या 3 जनवरी को फैसला किया कि हम सर्कुलर डेट को पे ऑफ करने जा रहे हैं, गालिबन 450 अरब रुपए पे करने जा रहे हैं। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि सर्कुलर डेट पे करना मसला नहीं है, वो हर हुकूमत ने पे किया है। सर्कुलर डेट के मसले को हल करना ज़रूरी है। और पिछले 2.5 साल में जिस तेज़ी के साथ सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है कि आज आप 2.3 खरब रुपए पे खड़े हुए सर्कुलर डेट आपका, और पिछले 12 माह में 700 अरब रुपए सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है। तो ये सर्कुलर डेट माजी की हुकूमतों ने तो नहीं किया ना, ये तो आप बैठे हुए थे, आपकी नाअहली है। तो थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को अगर देख लेंगे तो मैं समझता हूँ चीज़ों में तसी वो कर पाएंगे। जी अगर साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत के बारे में मुख्तलिफ खबरें चली, और दूसरा ये कि शेख रशीद कह रहे हैं कि आप में हिम्मत है तो पिंडी आ जाओ। शेख रशीद साहब के पास मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब खुद भी अब पिंडी में नहीं रहते, वो शायद मिनिस्टर्स इनक्लेव में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, हिम्मत ऑपोजिशन की
लोगों ने गुजरावाला में भी देखी, कराची में भी देखी, क्वेटा में भी देखी, पेशावर में भी देखी, मुल्तान में भी देखी, और आज मालाकंड में भी इंशाल्लाह देखेगी, फिर हैदराबाद में भी देखेगी। जब आप आवाम की सपोर्ट पर खड़े होते हैं ना, तो हिम्मत ऑटोमेटिकली आ जाती है। और आपने देख लिया कि जहाँ जहाँ पीडीएम अपना नैरेटिव लेके गई, आवाम से उसको पजीराई मिली। और उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी इस वक्त परेशान नज़र आता है, गुर्बत से, अफलास से, महंगाई से। अगर आपने अभी कल के अखबार में गालिबन थी कि एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो वफाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों मराहत में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। आप देखें कि कीमतें आसमान छू रही हैं और वो गरीब आदमी की आप तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं कर रहे। स्टील मिल के मुलाजमीन को 4,500 मुलाजमीन को आप यकतरफ़ा तौर पर बरतरफ कर देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं, उनके घरों को गिरा देते हैं, और वज़ीर आज़म के घर को रेगुलराइज और लीगलाइज कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि वज़ीर आज़म ने वादा किया था एक पाकिस्तान का, लेकिन दर हकीकत उन्होंने एक नहीं 2 पाकिस्तान अपने काम से क्रिएट किए। एक पाकिस्तान ताकतवर का, अमीर का, और एक पाकिस्तान गरीब का और कमज़ोर का। और मैं समझता हूँ उस गरीब आदमी ने, उस आम आदमी ने अपनी कमज़ोरी को साइड में रख के अब अपनी ताकत का मुजाहरा करे, और वो आदमी इस वक्त पीडीएम की ताकत बना हुआ है, और उस ताकत से इंशाल्लाह इस मौजूदा नाकाम, निकम्मी, नाअहल, आइन शिकन हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करेंगे। उनके तर्जुमान इस हवाले से बात करेंगे। आसिफ साहब को मल्टीपल बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले भी वो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी तकलीफ़ है, उनकी परेशानी है, जो बीमारी है, उसमें उनको शिफा अता फरमाए। ये करके फिर आगे साहब। आजम सवाती 2-3 दिन यहाँ पे गुजार के गए। उसका कहना था कि रेलवे की जितनी ज़मीनें हैं उन पे सिंध पुलिस कब्जा करके बैठी है। एक मेरा सवाल ये है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो शो ऑफ हैंड के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, 2 सूबाई हुकूमतों ने अपना जवाब दाखिल करा दिया है। वो शो ऑफ हैंड के हक में उन्होंने जवाब दाखिल कराया है। सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, तैयारी कर रही है, क्या है? अच्छा, मैं आज़म सवाती साहब से सवाल पूछना चाहूँगा कि रेलवे सोसाइटी एक है शारे फैसल पे, वो रेलवे सोसाइटी सिंध हुकूमत ने बनाई है? बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा। वो सिंध हुकूमत ने बनाई है। यही करीब में सिंध असम्बली के हयात रेजेंसी होटल है, रेलवे क्लेम करते कि सिंध हुकूमत ने वो स्ट्रक्चर खड़ा किया था। सिविल लाइन्स कैंट स्टेशन के पास आप चले जाइए, एक बड़ा मशहूर क्लब है शेप्स के नाम से, उस पर बड़ा महंगा एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ कोई गरीब आदमी तो जाने का नहीं सोच सकता। वो सिंध हुकूमत ने बनाया है। रेलवे कॉलोनी कराची के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल और एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जो कि बच्चे वहाँ पर खेलते थे, जाके स्कूल से मुस्तफ़ीद होते थे। उस स्कूल को किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले सिंध हुकूमत ने किया है। वो जो ग्राउंड के दरवाजे रेलवे कॉलोनी के गरीब बच्चों के लिए बंद कर दिए गए हैं, वो क्या सिंध हुकूमत ने बंद किए हैं? ये सारे सवालात मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इन सवालात का जवाब आज़म सवाती साहब अगर ख़ुद दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए अहम है ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ें माजी में उन अदवार में हुई जब शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर रेलवे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। इसको ऐड कर लें, उन्होंने उस दिन ये कहा है कि हमारी जितनी प्रॉपर्टी हम उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। आप नहीं समझते, आपने तो अभी 3-4 चीजों के नाम गिनवाए, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा था कि उन्होंने साफ कहा कि रेलवे का काम कॉलोनियां बनाना, स्कूल और अस्पताल बनाना नहीं है। तो वो अगर सारी चीजें आउटसोर्स कर देंगे तो आप नहीं समझते कि जो स्टील मिल का एक हुआ उसी तरह की दोबारा चीज सामने आएगी। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने खुद फरमाया, वफाकी वजीर ने, हमारा काम हाउसिंग सोसाइटी बनाना नहीं है, बट हाउसिंग सोसाइटी बनाइए। अस्पताल, क्लब्स बनाना नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं तमाम चीज़ें। ये ज़मीन सूबे की मिल्कियत है, और ये ज़मीन सूबे ने रेलवे को रेल की पटरी और ट्रेन चलाने के लिए दी थी। ये किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो गलत है, वो नहीं कर सकते। तो अगर वो ट्रेन चला सकते हैं, बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आला सिंध तो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि KCR के सिलसिले में
सॉवरन गारंटी जल्दी वफाकी हुकूमत इशू करे, सिंध हुकूमत वो काम करने को तैयार है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इनकी दिलचस्पी ना इस शहर से है, ना सूबाई सिंध के बाकी शहरों से है, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ये मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। आज भी वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी KCR नहीं ML1 है। आज भी इनकी प्रायोरिटी ML1 है। ये मैं आपको वाजे तौर पर कह रहा हूँ। और ये आप मीडिया के दोस्त जो कि इनके गुण किसी कि इन लोगों ने कराची शहर से 14 सीटें ली, ML1 को तरजीह दी है, KCR को तरजीह नहीं दी। इन लोगों ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम नहीं की। इन लोगों ने थर के अंदर जो अस्पताल स्टैब्लिश करने का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। तो ये लोग सिर्फ ऐलानात की हद तक हैं, अमली एतबार से काम करने पर ये लोग बिलीव नहीं करते। और मैं समझता हूँ पिछले 2.5 साल पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो आपको भी नज़र आ जाएगा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। और सब ये बता दें, आपने अभी इमरान खान के नोटिस का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके नोटिस का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। लेकिन एक नोटिस बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लिया, हाल ही में लिया है, जो मल्लीर एक्सप्रेसवे के मुतासरीन है उनकी दरख्वास्त पर उन्होंने लिया है। तो क्या गारंटी है कि बिलावल भुट्टो का ये नोटिस जो है ना वो नेगेटिव नहीं आएगा और पॉजिटिव आएगा? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो डेवलपमेंट करते हुए नोटिस ले रहे हैं, और ये देखें डेवलपमेंट करते हुए भी वो आम आदमी का सोच रहे हैं कि अगर किसी शख्स को कोई शिकायत है तो उसका अजाला होना चाहिए। तो ये टास्क उन्होंने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सौंप दी है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तमाम लोगों से सुनेगा और सुनने के बाद इंशाल्लाह वो फैसला करेगा जो कि उन लोगों के बेहतरीन मफाद में होगा, मलीर के बेहतरीन मफाद में होगा, कराची के बेहतरीन मफाद में होगा, सूबा सिंध के बेहतरीन मफाद में होगा, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मैं समझता हूँ ये जो मलीर एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा ये गेम चेंजर होगा, जो कि कराची के पोर्ट को, कराची की सनतों को मेन शारा के साथ कनेक्ट करेगा। जो सारी सड़कों पे, आम सड़कों पे गाड़ियाँ आ जाती थी वो नहीं आएंगी, वो शहर के बाहर से ये चीज़ें निकलेंगी। और मैं तो वफाकी हुकूमत को भी कहना चाहूँगा कि लियारी एक्सप्रेसवे को खोल दीजिए इन कंटेनर्स के लिए, इन बड़े ट्रैफिक के लिए, ताकि ये जो पोर्ट से, KPT से ट्रक निकलते हैं, कंटेनर निकलते हैं, पूरे शहर से होते हुए फिर सुपर हाईवे पे जाते हैं, अगर ये सीधा लियारी एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे जो कि वफाक कंट्रोल करता है, अगर वो चढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से हम ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल को भी हल कर पाएंगे और उनको भी एक आसान रूट मिलेगा ट्रक्स के लिए। तो हम तो पहली वो हुकूमत है जो कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो कि शायद किसी वफाकी हुकूमत को बनाना चाहिए था, हम बना रहे हैं। तो मुतासिरीन की दादरसी होगी? बिल्कुल होगी, और दादरसी हो रही है तभी तो डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट किसके लिए की जा रही है? उन लोगों के लिए की जा रही है, पाकिस्तान की आवाम के लिए की जा रही है, मलीर की आवाम के लिए की जा रही है, पूरे सिंध के फ़ायदे के लिए की जा रही है, इस शहर के फ़ायदे के लिए की जा रही है। तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के जो एतराज़ात होते हैं उन सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और हम वो हुकूमत हैं जो सियासी हुकूमत है, वो डायलॉग पर बिलीव करती है, रवाबित पर बिलीव करती है, गुफ्तु शनीद पर बिलीव करती है, और इंशाल्लाह इसको अफाम तफ़हीम के साथ हम हल कर लेंगे। जी, अच्छा, आपने ब्रेक डाउन का जिक्र किया, वफाकी हुकूमत तो कहती है कि गुड्डू का जो थर्मल पावर स्टेशन है वहां से हो, उसमें जो गुड्डू में जो फनी खराबी पैदा की वो सिंध काबीना के एक वजीर ने की, तो बिजली भी जब सिंध काबीना के वजीर मुकर्रर हैं, कल ये वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया। अच्छा, इनका वो एक बड़ा मशहूर फिल्मों में लतीफ़ा चलता है, चित में जीता पट्टू हारा, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। तो जो अच्छा काम होता है वो कहते हैं जी हमने किया है, जो बुरा काम होता है वो कहते हैं जी सिंध हुकूमत ने किया है। ये फैसला कर लें। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना हल्की सी, तो 5 वफाकी वजीर जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं जी हम कर रहे हैं। ये शायद खाकान अब्बासी का किया हुआ काम 3 साल के डिले के बाद इनकी नाअहली की वजह से पूरा होता है। और मैं देखता हूँ माशाल्लाह निकम्मों की फ़ौज होती है वहाँ पे रिसीव करने के लिए, और वो निकम्मों की फ़ौज क्या कहती है कि हम इफ्तिताह नहीं वज़ीर आज़म आएंगे इसके लिए। ये इतने फारिग हैं ये लोग। आप सोचिए, गवर्नर भी है, वफाकी वज़रा भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, MPs भी हैं, MNAs भी हैं, वो सब आ रहे हैं क्या रिसीव करने के लिए? वो तोहफ़ा जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोट हासिल करने के लिए 2017 में ऐलान किया था, जो उस वक्त के बजट में आया था। और मैं आपको दस्तावेज़ात शो कर सकता हूँ कि इसकी अप्रूवल
बल्कि 2018-19 के माली साल में इसका एक्सपेंडिचर हो चुका था 1 अरब रुपए। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस चीज का एक्सपेंडिचर 2018-19 के माली साल में हो गए 1 अरब रुपए, वो 2021 जनवरी में आ रही है, तो ये इतने निकम्मे हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया।